ये 2 बजे का समय था। भयानक ठंड में ट्रक ड्राइवर बिरजू ट्रक को हाईवे पर दौड़ाया जा रहा था कि तभी अचानक ट्रक रुक जाता है। अब ट्रक को क्या हो गया? कहीं टायर तो पंचर नहीं हो गया? अगर ऐसा हुआ ना तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। दूर-दूर तक यहाँ पर मैकेनिक भी नहीं मिलेंगे। इतना कहकर बिरजू अपने ट्रक से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा कि एक काला साया जिसकी आंखें रात के समय अजीब अंदाज में चमक रही थी। बिरजू कांपते हुए उस काले साये की ओर देखकर कहता है, कौन हो तुम? तभी का काला साया बिरजू के करीब आकर खड़ा हो जाता है। वह एक अघोरी था जिसकी शक्ल बिल्कुल भी भयानक थी। आखिर कौन हो तुम? देखो मुझे यहाँ से जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी एक धमाके के साथ बिरजू की गर्दन उसकी धड़ से अलग हो गई और वो अघोरी अजीब से अंदाज में हंसता हुआ धुआं बनकर वहां से गायब हो गया। इस घटना के कुछ महीने पहले राजीव अपने ऑफिस के शाम को अपने घर पहुंचा ही था कि तभी उसकी पत्नी कनिका कहती है, आखिर मैं कब तक समाज में इस तरह से अपमानित होती रहूंगी? क्या कह रही हो कनिका? क्या हो गया? हमारी शादी को 10 वर्ष हो गए हैं और मैं अभी तक संतान के सुख से वंचित हूँ। हमने इस बारे में बात की थी ना कि कनिका कि हम अनाथालय से कोई बच्चा गोद ले लेंगे। नहीं, मुझे मेरा खुद का बच्चा चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड कनिका, सारे डॉक्टर हम दोनों को बोल चुके हैं कि हम दोनों कभी माता पिता नहीं बन सकते। हमारे घर की नौकरानी बता रही थी कि घने जंगल में एक घोड़ी रहता है। कहते हैं उसमें अद्भुत शक्तियां हैं। कई लोगों ने जाकर संतान सुख की प्राप्ति की है। कनिका, तुम कैसी बात कर रही हो? तुम इन सब बातों पर विश्वास करती हो? एक बार उससे बात करने में हर्ज ही क्या है? हो सकता है कि तुम पिता बन जाओ और मैं माँ। कनिका की बात सुनकर राजीव सोच में पड़ जाता है। सच तो यह था कि राजीव को भी संतान की बहुत चाहत थी। अगले दिन राजीव अपनी पत्नी कनिका को लेकर घने जंगल में निकल गया। शाम के समय वो दोनों एक भयानक जंगल में खड़े थे। यहाँ तो मुझे सिवाय सन्नाटे के और कुछ नहीं नजर आ रहा है। तभी कनिका की नजर दूर जलती हुई आग पर पड़ती है। राजीव, वहाँ देखो, आग जल रही है। मुझे लगता है वहाँ अघोरी हमें वहीं मिलेगा। राजीव अपनी पत्नी कनिका को लेकर उस तरफ चला गया जहाँ पर उन दोनों को आग जलती हुई नजर आती है। उन दोनों ने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक अघोरी अपने ध्यान में बैठा हुआ था। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों की शादी को 10 साल हो चुके हैं, मगर तुम दोनों को अभी तक संतान सुख नहीं प्राप्ति हुई है। आप तो वाकई शक्तिशाली अघोरी हैं। आप सच कह रहे हैं। मुझे किसी भी हालत में अपनी संतान चाहिए। तो जो चाहती है वह हो जाएगा, मगर उसके लिए मेरी एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? मुझे तेरी आत्मा चाहिए। यह क्या बकवास कर रहे हो? तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? मुझे तुझे यह सिर्फ अपनी जुबान से कहना होगा कि मैं अपनी आत्मा घोरी को देती हूँ और उसके कुछ महीने बाद ही तुम दोनों स्वयं चमत्कार देख लोगे। ठीक है घोरी, अगर तुम यही कह रहे हो तो मैं अपनी पत्नी को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो ठीक है, मैं अपनी आत्मा घोरी को देता हूँ। राजीव ने इतना कहा ही था कि तभी बादल पूरी तरह से गरज उठा और भयानक बिजली चमकने लगी। कुछ ही पलों में तूफान की बारिश शुरू हो गई। अघोरी उन दोनों से कहता है, अब तुम दोनों जा सकते हो। राजीव अपनी पत्नी को लेकर होटल पहुंचा। मुझे तो यह अघोरी पागल लग रहा था। कनिका, तुमने देखा नहीं क्या बकवास किए जा रहा था? हो सकता है कि हम दोनों जिस मकसद के लिए गए थे वो मकसद पूरा हो जाए। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है कनिका। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। खामखा यहाँ आकर टाइम वेस्ट किया। अगले दिन राजीव कनिका को लेकर अपने शहर वापस चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, मगर एक रात राजीव जब गहरी नींद में सो रहा था कि तभी अचानक वह उठकर सम्मोहित अवस्था में चलता हुआ
आईने में खुद को देखने लगा, मगर आईने में राजीव को अपना अच नहीं बल्कि उसी अघोरी का अच दिखाई दे रहा था। तुमने अपनी आत्मा मुझे सौंप दी है, इसीलिए अब तुम्हारा शरीर मेरा है। अब से तुम्हारे शरीर पर मेरा कब्जा रहेगा। अचानक अघोरी का अक्स आईने के अंदर से गायब हो जाता है और राजीव दोबारा जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह 10 बजे कनिका राजीव को उठा रही थी। सुबह के 10 बज गए हैं, क्या तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? कनिका की आवाज सुनकर राजीव उठकर बैठ जाता है। नहीं, मुझे आज ऑफिस नहीं जाना है, मैं घर पर ही रहूंगे। अरे तुम तो सीरियस हो गए, मैं तो मजाक कर रही थी। शायद तुम भूल गए कि आज तुम्हारे वर्षों पुराने दोस्त डॉक्टर अतुल तुमसे मिलने आ रहे हैं। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और बाजार से अपनी मनपसंद सब्जी खरीद के लाओ। जाओ। राजीव की सम्मोहित अवस्था में उठकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद राजीव ने 2 थैले कनिका के सामने रखता है। कनिका थैले देखकर कहती है, यह तुम क्या उठा लाए? तुम कब से नॉनवेज खाने लगे? जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम तो शाकाहारी हो। शाकाहारी था, लेकिन अब मैं मांसाहारी हूँ। जो लाया था उसे पकाओ। लेकिन तुम तो बता रहे थे कि तुम्हारे दोस्त डॉक्टर अतुल भी शाकाहारी हैं। वह मुझसे मिलने आ रहे हैं, इसीलिए मैं जो खाऊंगा उसे भी खाना होगा। अपने पति की बात सुनकर कनिका गुस्से में किचन में चली जाती है। शाम तक डॉक्टर अतुल राजीव से मिलने के लिए उसके घर आते हैं, मगर राजीव ने डॉक्टर अतुल के साथ बड़ा ही अजीब व्यवहार किया। कुछ देर बाद अतुल राजीव और कनिका की ओर देखकर कहता है, ठीक है भाभी जी, चलता हूँ। इतने भी क्या जल्दी है जाने की? कुछ देर और रुक जाते? नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि मेरे दोस्त राजीव की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैं फिर किसी दिन आऊंगा। इतना कहकर अतुल वहां से बाहर निकल गया, मगर वह कुछ ही दूर चला था कि तभी उसके कानों में राजीव की आवाज टकराई, इतने भी क्या जल्दी है जाने की? अतुल ने जैसे ही पलट कर देखा तो पीछे राजीव खड़ा उसे घूर रहा था। राजीव, तुम्हें हुआ क्या है? मैं तुमसे सालों बाद मिलने के लिए तुम्हारे घर आया और तुमने खाने में मीट बनवा लिया, जबकि तुम जानते हो कि मैं मीट नहीं खाता। अतुल ने इतना कहा ही था कि तभी अगले ही पल राजीव उसे अघोरी में परिवर्तित हो जाता है, जिसका चेहरा बेहद भयानक था। यह देखकर अतुल चौंक जाता है। तुम्हारे सामने तुम्हारा दोस्त नहीं खड़ा है मूर्ख, बल्कि एक अघोरी खड़ा है जो तुम्हारी मौत बनकर आया है। अचानक एक तेज धमाके के साथ अतुल का सर उसके धड़ से अलग हो गया और राजीव वहां से गायब हो गया। उस दिन के बाद शहर में रहस्यमय मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। राजीव अक्सर रात के समय अपने घर से गायब हो जाता। एक दिन राजीव की पत्नी कनिका गुस्से में राजीव से कहती है, तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा कि आखिर रात के समय तुम जाते कहाँ हो। मुझसे जरा नीची आवाज में बात करो कनिका, मुझे ऊंची आवाज पसंद नहीं। मैं रात में कहाँ जाता हूँ, किससे मिलता हूँ, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इतना कहकर राजीव वहां से चला गया। तभी वहां पर कनिका की नौकरानी राधा कनिका से आकर कहती है, मालकिन, क्या आपको साहब जी के अंदर कुछ बदलाव नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है, मैं देख रही हूँ कि जंगल में उस अघोरी के पास ले गई थी, उसके कुछ दिन बाद से ही इनमें अजीब सा बदलाव आना शुरू हो गया है और यह रात में अक्सर गायब होने लगे हैं। कनिका की बात सुनकर उनकी नौकरानी चौंकती हुई कहती है, आप कौन से अघोरी की बात कर रहे हैं? वही जिसके बारे में तुमने बताया था। तो इसका मतलब आप 4 महीने पहले उस अघोरी के पास गई थी? हाँ, पता नहीं मालकिन, आप किस अघोरी से मिलकर आई, क्योंकि मैंने आपको जिन अघोरी के बारे में बताया था वो तो पिछले 6 महीने से हमारे ही शहर के जंगल में रह रहे हैं। यह सुनकर कनिका बुरी तरह से डर गई और सारी घटना अपनी नौकरानी राधा को बताने लगी। मुझे विश्वास है राधा, जरूर उस जंगल के अघोरी ने मेरे पति के ऊपर कुछ
कर ली दिया है मालकिन, और देर मत कीजिए। चलिए मेरे साथ। राधा कनिका को जंगल की ओर लेकर गए, जहाँ पर एक अघोरी आंख बंद किए हुए बैठा था। अचानक वह आंखें खोलता है और कनिका की ओर देखकर कहता है, तेरे घर में तो अघोरी का साया है। यह सुनकर कनिका बुरी तरह से चौंक जाती है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। बस सब समझ जाएगी। पहले यह बता कि यहाँ क्यों आई है। कनिका उस अघोरी को सारी घटना बताती है। यह सुनकर अघोरी चीखता हुआ कनिका से कहता है, मूर्ख, तू जंगल में जिस अघोरी से मिली वह अघोरी नहीं बल्कि अघोर था, एक शैतान का पुजारी जो इस संसार से कब का जा चुका है। उसकी आत्मा जंगल में ही कैद है, मगर तेरे पति ने अपनी आत्मा देकर उसे अपना शरीर दे दिया, और तब से वह अघोर तेरे पति के अंदर घुसकर शहर में निर्दोष लोगों की जान ले रहा है। वह अब तक न जाने कितने जाने ले चुका है, मगर उसे न रोका गया। वो तो वह इस संसार में इंसानी रूप में दोबारा जन्म लेने में कामयाब हो जाएगा। इतना कहकर अघोरी मंत्र पढ़ने लगा। अगले ही पल कनिका और राधा ने अघोरी साहब स्वयं को एक हाईवे पर पाया, जहाँ पर राजीव चुपचाप खड़ा था। अघोरी अघोर से कहता है, यही तेरा पति है ना? हाँ, यही मेरा पति है। यह तेरा पति नहीं बल्कि अघोर है। अभी मुझे पता चल जाएगा। इतना कहकर अघोरी ने अपनी झोली से शमशान की राख निकालकर राजीव के चेहरे पर मार दी। अगले ही पल राजीव भयानक चीख के साथ उसे जंगल वाले अघोरी के में परिवर्तित हो गया। यहाँ से चला जा घोरी, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। जानता हूँ कि तू अघोरी नहीं बल्कि अघोर है, एक शैतान के पुजारी की काली आत्मा। तूने इन दोनों की मासूमियत का फायदा उठाकर जितने भी लोगों की जान ले ली, मगर अब और नहीं, तेरा नर्क में जाने का समय आ चुका है। इतना कहकर अघोरी ने अपने झोले से लाल रंग का अनमद सिंदूर निकालकर भयानक अघोर के मुंह पर फेंक दिया। अचानक एक धमाके के साथ राजीव के अंदर से काला धुआं निकलने लगा, और वो काला धुआं में परिवर्तित हो गया। कुछ ही पलों में वो राख बनकर हवा में उड़ गया और राजीव बिल्कुल ठीक हो गया।